बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। मेरी असल स्ट्रेंथ तो आप ही हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है उनके लिए मेरी तरफ से ढेरों दुआएं। दियारे गैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी है, वीकेंड है, पता नहीं उन्होंने वीकेंड है कि नहीं, उन्होंने कोई वीक मुकदा भी है कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे। ये जो पीस टॉक शुरू हो चुके हैं और अमन मुआहदे के लिए काम हो रहा है, इसमें जितने मुँह उतनी बातें, और क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, इस पे गुफ्तगू करते हुए सबको एहतियात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ भी है कि जो मर्ज़ी हो, पाकिस्तान मुक़द्दम है। और पहले ज़रा ये वाली देख लें, फिर हम अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। ये बात तय है कि हम जीतेंगे। लेकिन अभी चूँकि पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं, हैरत अंगेज़ तौर पे उन सहाफ़ियों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़िंदा रखा है और पाकिस्तान के हमायत में भी बात की। मैं आपके सामने हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई ढका छुपा नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासी हकीकत और सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, उसके बगैर सियासी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। और आप देख लें कि इमरान खान की हिदायत का असर पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपको सियासी इस्तेकाम नज़र आया एक अरसे बाद आई एम सॉरी कि इमरान खान की हिदायत के बाद इमरान खान का सोशल मीडिया भी इस हवाले से मोहतात है। पीटीआई की लीडरशिप ने भी अपने एक बयान में, वकास अकरम राजा ने बल्कि अपने एक बयान में ये कहा कि पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ खड़ी है। और ये वकास अकरम राजा के को अपनी ज़ाती राय तो नहीं की ना, ज़ाहिर है इमरान खान की हिदायत है। इमरान खान की एक मुलाकात ने पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदल दिया। और आज देख लें कि पाकिस्तान की अगर बाहर बल्ले हो रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी बल्ले हो रही है। और सोशल मीडिया अकाउंट्स उन चीज़ों पर डिबेट कर रहे हैं जो डिबेटेबल है, कि मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ की ट्वीट, उस पर बात होनी चाहिए कि वो ट्वीट कहाँ से बन के आई थी और कहाँ से वेट होके आई थी। लेकिन इसका मतलब, मैंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में भी ये कहा था कि 1 करोड़ लोग बाहर निकले अमेरिका में ईरान की हिमायत में और ट्रंप के खिलाफ, तो क्या उन्हें गद्दार करार दे दिया जाए या रियासत का दुश्मन करार दे दिया जाए? उनको तो, उन पे तो कोई मुकदमे नहीं बने, उन पे तो कोई नुमाई नहीं हुआ, उन पे तो ये नहीं हुआ कि ये वतन दुश्मन है, देखें जी हम हालत जंग में हैं और ये दुश्मन के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। अगर हमसे मुराद पीटीआई वाले, आई एम सॉरी, हम कितों आ गया, मैं ना 3 इंच ना 13 इंच, मेरा ना ताल्लुक ना कुछ, लेकिन ये पीटीआई वाले अगर अफगानिस्तान की जंग के हवाले से कोई मौक़िफ़ अपनाते हैं तो ये वतन दुश्मन, ये रियासत दुश्मन है। तो आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि इस तरह देखने में आया बहुत अरसे बाद कि पीटीआई के जो लीडरशिप है वो भी पाकिस्तान की इस कामयाबी की तारीफ़ कर रही है। और ये तारीफ़ बनती भी है, ये किसी एक फ़र्द वाहिद की कामयाबी नहीं है, ये हालात का तकाज़ा है कि पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस मिलनी थी, क्योंकि कोई और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं जहाँ पे इस तरह के मुज़ाकरात हो सकते। एनीवे, वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन ज़रा आप एक दिलचस्प चीज़ सुने, मुज़ाकरात में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं ज़रा, और हमारी क़यादत, ज़रा मैं उससे देखना चाहता हूँ। मुज़ाकरात के 5 अहम लोग हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इस मुज़ाकरात में। अच्छा, उसमें जनाब जेडी वेंस साहब हैं। जेडी वेंस सियासत, फ़लसफ़े और कानून में डिग्री रखते हैं और बतौर वकील उनकी एक शोहरत है। 2022 में सेनेटर बने और अब वो नायब सदर हैं। अच्छा, स्टीव वेटकॉक जो है वो रियल स्टेट, सरमायाकारी और सियासत और कानून में डिग्री रखते हैं। समझ गए आप? मतलब वो भी सियासत और कानून में डिग्री रखते हैं। 2025 में एलची बने थे। जेरल्ड किशनर जो अमेरिकी सदर के दामाद हैं, लेकिन वो कानून और MBA की डिग्री रखते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैट्रिक फेल जड़े ने हुकूमत फड़ के बह जान, या जो मैट्रिक फेल हो उसको आप हुकूमत पकड़ा दें। अच्छा, व्हाइट हाउस के मुशीर भी है। इब्राहिमी में एक बड़ा अहम किरदार, जो ये अपने बाकिर कालीबॉफ साहब हैं, ये पॉलिटिकल जोग्राफिया में PhD हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं
2025 کا صدارتی الیکشن بھی لڑا ہے تو نہیں بنے صدر, تو یہ نہیں کیتا کہ وہ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں یا گاک نہیں. تہران کے میئر رہے ہیں. جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور سیاسیات میں ڈگری رکھتے ہیں. 1996 میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور وزارت خارجہ کے ریسرچ تھنک ٹینک بھی رہے ہیں. تو ساڑھے کون نے, ذرا سوچو, شہباز شریف صاحب کتنی تعلیم ہے ان کی, اسحاق ڈار صاحب کہاں کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. یہ ہمارے وہ فیصل آباد کے وزیر داخلہ صاحب جو ہے, نام کیا ہے ان کا بھائی, جو ہمارے انہوں نے کیا کیا ہے, کو ایل ایل ایم کر کے آئے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی. آپ کو میں نے 5 لوگوں کی کوالیفیکیشن بتائی ہے کہ کیا ہے, اور شہباز شریف, اسحاق ڈار اور باقی تھلے جننے بھی نے, ذرا ان کا سوچو تو صحیح کہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے یا کیا تعلیم ہے ان کی. اس سے قوموں کے مائنڈ سیٹ کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو قوموں کی لیڈرشپ ہے, تعلیم یافتہ ہونا اور نہ ہونے میں کیا فرق ہے, آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. اینی وے, ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا بریک تھرو سامنے نہیں آ رہا. ابھی اطلاع آئی تھی کہ جی ایران نے جو 2 شرائط لگائی ہیں, اس لبنان میں جنگ بندی, وہ تو ہو گئی ہے. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو گالیاں دی ہیں, ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, گندی گندی گالیاں دی. ویسے چنگی چنگی گالیاں میں نے کبھی بھی نہیں سنی, گالیاں گندی ہوتی ہیں یا ننگی ہوتی ہیں انہیں, لیکن نیتنیاہو کی بس ماں بہن ایک کر دی ہے. انہوں نے کہا میری جانتے بڑی ہیں, تینوں اپنی موجہ پہ ہی ہیں, اتھے میری صدارت جا رہی ہے, میرے منہ تے چپیڑا بج رہی ہیں, تو باز ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جنی تیری بدماشی ہے میرے سر تے کی ہے. تو اب ایک تو لبنان والی تو شاید پوری ہوگی. اب ایران کے کم از کم $100 بلین ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں, جو امریکہ نے فریز کر دیے. ایک تو امریکہ دنیا کا ماما ہے, وہ جس چاہے ملک کے اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے, خود وہ $1 ٹریلین کا مقروض ہے پوری دنیا کا. لیکن وہ چکے دادا ہے. ہاں, یہ یونیپولر ورلڈ ختم ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, امریکہ اپنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ٹرمپ امریکہ کا گورباچوف ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں. اور یہ جو ایک تھی نا کہ ایک ملک کی بادشاہت, وہ ختم ہو گئی. جو امریکہ کے قریبی الائی تھے نیٹو, وہ سارے اس سے بھاگ گئے. امریکہ انہیں دھمکیاں لگا رہا ہے, امریکہ کیا ٹرمپ لگا رہا ہے. لیکن یہ جو $100 بلین پڑے تھے, اس میں امریکہ نے کہا جی ہم قطر میں جو $7 بلین ہیں ہم انہیں ریلیز کر دیتے ہیں. یہ خبر آئی, وائٹ ہاؤس نے تھوڑی دیر بعد اس کی تردید کر دی. لیکن اطلاعات یہی ہے کہ اب ایرانی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے پیسے ریلیز نہیں کرتے بات آگے نہیں بڑھے گی. آج جب کیا کہتے ہیں اسپیشل طیارہ SAM-095 جس کا نام تھا, اور جے ڈی وینس کا اتنا ہوا. ویسے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا SAM-095, یہ ہے اسپیشل ایئر مشن, اس کا نام ہے اسپیشل ایئر مشن 095, یہ اس کا کوڈ ہے. یہ طیارہ جب لینڈ کیا ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا جو یہ خطرہ تھا کہ جی ایرانی چونکہ مکر چکے ہیں تو شاید پتہ نہیں کیا ہو, وہ ختم ہو گیا, اور جے ڈی وینس نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھا. دلچسپ یہ ہے بات کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ایرانی وفد کا جو استقبال ہے وہ فوجی وردی میں کیا, اسٹک ان کے ہاتھ میں تھی, لیکن جب وہ جے ڈی وینس سے ملے تو انہوں نے سوٹ پہن رکھا تھا. کو ہوں گے کوئی اس کے کوئی میسیجز ہوں گے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک ویزیبل چیز جو نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب جو تھے, ہی واز ویئرنگ آرمی یونیفارم جب وہ ان سے ملے ایرانیوں سے, اور انہوں نے جب جے ڈی وینس سے ملے تو سوٹ کے ساتھ ملے. لیکن ابھی تک پاکستان دنیا کا مرکز نگاہ ہے, پوری دنیا کی نظر جو ہے اس میں اس پہ لگی. لیکن ایک دلچسپ چیز سنیں, ابھی میں آ رہا ہوں اس چیز کی طرف بھی کہ خواجہ نے ایک اور ٹویٹ کر کے بھاگ گئے, اور ایک اور خواجہ نے وہی ٹویٹ کر کے پیروں پہ کھڑا رہا. اس پہ بات کروں گا. لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسی بھی ملک کا صدر ہوتا ہے وہ صدر مملک کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے. میرے نا گفتگو کے دوران گلا خراب ہو رہا ہے, کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں مسلسل ویلاگ
टीवी पे अपीयरेंस, फिर मैं अपना प्रोग्राम, तो मेरा गला जो है वो ख़राब हो गया। अभी मैंने ये आपसे वीलॉग करके पब्लिक टीवी जाना है जहाँ 2 घंटे की ट्रांसमिशन में बैठना है, तो मेरा गला इतना ख़राब है कि मैंने ये गर्म कॉफ़ी, काले का ब्लैक कॉफ़ी, काली कॉफ़ी, कड़वी जी जड़ी और रखी है ताकि मेरा गला वार्म रहे। तो टेंशन ना समझा जाए कि मैं बड़ा ब्यूरोक्रेट टाइप और बड़ा मम्मी डैडी हूँ। कसम में मैं बड़ा ही माड़ा जी आदमी है। चले मैं अपनी क्यों, अच्छा आपने नोट किया कि सदर मुमलिकत वो सुप्रीम कमांडर भी होता है, तो वो कहाँ है आसिफ अली जरदारी? आपने महसूस की इस बात को कि बिलावल भुट्टो का है जिसका कहा जा रहा था कि अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है? इस सीन में फैसला साजों ने सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के एक साइड पे फेंक दिया। होना तो ये चाहिए था कि सदर मुमलिकत इस टाइम इस्लामाबाद होते और वो बतौर हेड ऑफ स्टेट सुप्रीम कमांडर के वो इन वफूद का इस्तकबाल कर रहे होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब नू उन्होंने दी जी असल था वे ना उथे बिठाता गया कि बस अब आप इससे आगे ना, शायद उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी ना हो, शायद उनसे कहने तबीयत भी इतनी है कि अब उनसे उस तरह चला नहीं जा सकता, खड़ा नहीं हुआ जा सकता। एक तो जो लोग 2 कदम नहीं चल सकते वो मुल्क चलाने निकले होते। अफसोस की बात यह है पाकिस्तान की जितनी ये ऊपर की लीडरशिप है आप देख लें, सारे जरदारी साहब शदीद बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब के सेहत के शदीद मसाइल हैं, नवाज शरीफ साहब के कितने स्टंट पड़ चुके हैं, इसहाक डार साहब जो हैं वो दिल के वो हैं, और ये मुल्क चला रहे हैं। जेडे खुद नहीं चल सकते मुल्क चला रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस तरह उठा के बाहर फेंक देना जो है ये एक बड़ी मानी खेज बात है। इससे ऐसा लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सिर्फ एक फैशन के तौर पे सदर रखा गया है, अदरवाइज उनकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है। अच्छा सर, ये एजाज चोइस साहब की एक रिपोर्ट मुझे मिली है। एजाज चोइस साहब पीटीआई के, आपको पता है उन्हें सज़ा हुई हुई है 9 मई में। ही इज़ अबाउट 70 साल के करीब उनकी उम्र है और एजाज चोइस साहब कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनके जो गुर्दे हैं वो उन काम करना तकरीबन छोड़ गए और 20% उनके गुर्दे काम कर रहे, वज़न उनका कम हो गया है और उनको कहा यह जा रहा है कि इस शदीद किस्म की थकावट, लागरपन और वो कि वो अपने चलने फिरने से भी कासिर हैं। उनकी अहलिया जो है लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरे शोहर की ज़िंदगी बचा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालतें शायद इसके ऊपर अभी रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं और मैं तो यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि एजाज चोइस साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और सियासत में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये एजाज चोइस साहब को जेल में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो माफ़ कीजिएगा जो पहले ही शदीद नफ़रतों का शिकार है, मज़ीद नफ़रतों का शिकार होगी। इमरान खान ने इस मौके पे एक अच्छा जेस्चर दे के जलसे मुलतवी करवा के और क्या कहते हैं एहतिजाज को मुलतवी करवा के और एडवर्स किस्म के बयानात को रुकवा के और अपनी क़यादत को ये कह के कि इस वक्त पाकिस्तान नंबर के लिए पाकिस्तान सबसे अहम है, आप लोग अभी ऐसा कोई माहौल पैदा ना करें जिससे ये सियासी अदम इस्तेहकाम का तासुर जाए। इमरान खान ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है, लेकिन जो कांटे बिछाए गए हैं 9 मई के नाम पे और मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने जो नफ़रत के और वफाकी हुकूमत ने जो नफ़रत के कांटे बिछाए वो अगर साफ़ नहीं हुए और किसी भी लीडर को खुदा ना खास्ता खाकम बदन कुछ हो नुकसान हो गया तो शायद तारीख़ इन लोगों को माफ़ करे ना करे, अवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। इंशाल्लाह आपसे सुबह के व्लॉग पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।